Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Today our topic is inverse square law of force. Inverse square law of force और एक तरफ मैंने लिख रखा है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स और अदर साइड पे लिख रखा है सेंट्रल फोर्स। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्ट है, आज इसी पे स्टडी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जो हम प्लेनेटरी मोशन आगे पढ़ाने वाले हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम प्लेनेटरी मोशन की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या है और दूसरी तरफ जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है सेंट्रल फोर्स। पहले हम सेंट्रल फोर्स की बात कर लेते हैं कि क्या होता है और फिर इसको इससे कनेक्ट करते हैं। देखिए सेंट्रल फोर्स तो एक तो पहली बात ये कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्लियर है ना। सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और इसका मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। प्रूफ किया है कि सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स सेंटर, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या सेंटर। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे फोर्स जो किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, क्लियर है ना। यानी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, क्लियर है ना। तो ऐसे फोर्स जो किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेंट्रल फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड एज, सेंट्रल फोर्स को एक्सप्रेस्ड एज कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ इक्वल टू ये वेक्टर आर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, यानी इस ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी आर का यूनिट वेक्टर लिख दिया। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर बाई और इसका मॉड, यानी कि ये जो है इसका आर का मैग्नीट्यूड है, ये तो यूनिट वेक्टर हो। तो यानी कि हम सेंट्रल फोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है ना। सेंट्रल फोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंट्रल फोर्स के बेस्ट एग्जाम्पल क्या, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट अगर हम ये कहें कि इंपॉर्टेंट या बेस्ट एग्जाम्पल तो दो फोर्स हैं। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एफ आर इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। माइनस साइन अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन क्या सिंबल दिखाता है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, किनके, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। आर क्या है, यूनिट वेक्टर है जो उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये एफ आर लिखा है, एफ आर की वैल्यू क्या है, एफ आर और यूनिट वेक्टर यहां लिखेंगे, यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन हट जाएगा, ओनली ये मैग्नीट्यूड है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी चार्ज पार्टिकलों के बीच लगने वाला फोर्स है। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखें चार्ज का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ही फार्मूले में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आर क्या आ रहा है, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्क्वायर आ रहा है और इनवर्स भी है, यानी इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। यानी फोर्स जो है डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये फोर्स जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और किसके, डिस्टेंस के, क्लियर है ना। तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है किसके, सेंट्रल फोर्स के। अब ये दोनों फोर्स जो ये मैग्नीट्यूड है किससे गवर्न हो रहे हैं, किससे गवर्न हो रहे हैं, किस फार्मूले के थ्रू हो रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं,
जो दो बॉडियों के बीच में जो फोर्स लगता है या किसी पॉइंट के अराउंड एक फोर्स जो डेवलप होता है सिंगल फोर्स, जब हमने डबल बॉडी रिड्यूस फार्मूला पढ़ाया यानी डबल बॉडी प्रॉब्लम को यानी टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, तो वहां पर हमने m1 और m2 की जगह एक रिड्यूस मास निकाला था। क्लियर है ना? तो रिड्यूस मास का मतलब ये हो गया कि हम एक बॉडी को फिक्स कर लें और दूसरी बॉडी को इस तरीके से हम मूव करा दें, तो ये सिंगल बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो डबल बॉडी प्रॉब्लम थी वो यानी टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम से सॉल्व किया, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूस मास। ठीक है ना? तो ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और ये कैसा है? इनवर्स है। और आर के ऊपर एक साइन आर के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो एफ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स स्क्वायर है। ठीक है ना? तो जो ये आर है वो कैसा डिपेंड कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस टू बॉडीज, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है, अब इसको हम कैसे इससे कनेक्ट करते हैं, आप देखिए इसकी डेफिनेशन। ये एक अलग है लेकिन सेंट्रल फोर्स के अंडर में ही इन दोनों की स्टडी करी जाती है। और इन्हीं में ये क्या आ रहा है? आर वैल्यू आ रही। कैसी है? इनवर्स है, स्क्वायर है। ठीक है ना? तो अब इसका इससे कनेक्ट करते हैं। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स आता है तो किस तरीके से करेंगे अब ये देखिए। अगर मान लीजिए सेंटर फोर्स आता तो आप इतना कर दीजिए। सेंटर फोर्स की डिफिनेशन आती है, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप सेंटर फोर्स की डिफिनेशन करके उसको ऐसे लिख दीजिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है सेंटर फोर्स का। ठीक है? अब हम इस इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करें, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर यानी कि इस तरीके से, इसका मैंने एक्सेलरेशन अंडर सेंटर फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और फोर्स तीनों ही चीजें मैंने निकालनी बताई। इसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या कह रहा है? कोई बॉडी इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर और द फिक्स्ड बॉडी, फिक्स्ड बॉडी का मतलब ये हुआ ये बॉडी फिक्स है और ये पॉइंट यानी ओरिजिन भी इसे कह सकते हैं, इसे हम बॉडी भी कह सकते हैं। एक बॉडी दूसरे बॉडी के अराउंड मूव कर रही, यानी सन के अराउंड क्या है, कौन रिवॉल्व करता है? प्लेनेट, अर्थ। अर्थ यहां पर अगर हम फिक्स कर दें तो मून रिवॉल्व करेगा। अर्थ के अराउंड कौन मूव करेगा? मून रिवॉल्व करेगा। इसी तरीके से सन के अराउंड कौन? प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? तो उसी तरीके से यहां पर भी यही कंडीशन आ जाएगी कि फिक्स्ड बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और उसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने बताए थे, एक ग्रेविटेशनल है और दूसरा कूलम्बियन है। बेस्ट एग्जांपल इसके क्या होंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेस्ट एग्जांपल होंगे। बेस्ट एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स किसके लिए? इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए, यानी इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। तो नंबर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा कूलम्ब्स फोर्स। ये दो फोर्स इसके बेस्ट एग्जांपल हैं और वो हमने वहां पर क्या लिख दिया है? F इक्वल टू दिस, ये फार्मूला लिखा है। ठीक है ना? ये बेस्ट इसके एग्जांपल, ये दोनों आप फार्मूले यहां पर लिख दीजिएगा ऐसे। तो जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये यानी कि आप फार्मूला लिख देंगी F इक्वल टू F आर इक्वल टू
GM1 माइनस M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम इसका भी लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर हम साइन बना देंगे प्लस माइनस, यानी इसमें अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही होते हैं। अब इसको सेंट्रल फोर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखिए, है ना। अब ये दोनों फोर्स किसके एग्जांपल है? सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल है, ठीक है ना। और गवर्न किससे हो रहा है? ये दोनों इक्वेशंस किससे गवर्न हो रही है? यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स से गवर्न हो रही है। ये दोनों इक्वेशन कैसे हो रही है? these force govern किससे गवर्न हो रहे हैं? इज इनवर्स स्क्वायर लॉ से। ये दोनों गवर्न हो रहे हैं इज इनवर्स स्क्वायर लॉ से। इनवर्स स्क्वायर ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स से गवर्न हो रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम, एफ ये फोर्स है यानी इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्लियर है ना। तो ये जो फोर्स है ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस के, क्लियर है ना। और अब देखिए ये साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर के का साइन आ जाएगा और यहाँ माइनस का भी रहेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर निगेटिव है तो यानी इसका निगेटिव साइन क्या करता है? अट्रैक्टिव टू बॉडीज के लिए। तो माइनस के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, एफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ को अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो यहाँ एफ आर इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? सेंट्रल फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है। देखिए ये फोर्स ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एफ फोर्स अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें, फोर्स को पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें, इफ द पोटेंशियल कितना हो? पोटेंशियल V, इफ द पोटेंशियल V, तो करली एफ आर इक्वल टू माइनस V करली V बाई करली क्या हो जाएगा? आर। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस करली V बाई करली आर, क्लियर है। कहीं पर डेल भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। इस सिंबल को कहीं पर डेल भी बोला जाता है, कहीं करली भी बोला जाता है। मैं फैमिलियर हूँ करली बोलने के लिए, इसीलिए मैं ज्यादातर करली ही बोलता हूँ। आप डेल भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं डेल लिखा और मैंने करली बोल दिया, किसी ने करली बोल दिया और मैंने डेल बोल दिया, तो गलत नहीं, सेम एक ही मीन्स। तो यहाँ पर देखिए एफ आर इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए और ये दोनों में एफ ये इक्वल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस करली V बाई करली आर इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन करने पर तो क्या करना पड़ेगा? करली V ऐसे लिखिए के बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिए करली आर। ये इंटीग्रेशन ले लिए दोनों तरफ, दोनों इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख देंगे। करली V का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। के बाई के तो कांस्टेंट है, आर का इंटीग्रेशन लेंगे, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आर आ जाएगा और यहाँ कांस्टेंट C हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल इनफाइनाइट पर जीरो होता है, यानी पोजीशन
इनफाइनाइट पर, यानी डिस्टेंस इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, v की जगह जीरो, माइनस के, r की जगह इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स जीरो हो गया, और c की वैल्यू निकाल ली तो c की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, जीरो आ गई। तो पोटेंशियल क्या निकल कर आया, इसका फाइनल पोटेंशियल निकल कर आया v इक्वल टू माइनस के बाई आर, ये फाइनल रिजल्ट हो गया, और यही इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। तो इधर का जितना ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहलाएगा। और अगर आपसे सेंट्रल फोर्स पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और अगर अन्य क्वेश्चन इसमें जुड़ेगा तो वो अलग चीज हो जाएगी, क्लियर है। अब इसके ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहलाया। ओके, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।